और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं बीरेन वकील पैराडाइम कमोडिटी के, भाविक पटेल हैं ट्रेड बुल्स के, हमारे साथ श्रीपाल शर्मा हैं किसान हैं राजस्थान के, धनंजय राजगोर हैं राजगोर स्पाइसेस के, और दिनेश भट्टर साहब हैं एग्री एक्सपर्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत हम करते हैं ग्वार में आप अच्छी तेजी बना फाइनली और तेजी के साथ ही बंद हुआ है और अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं। हालांकि पुख्ता तौर पर अभी कहना कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन फिर भी ये रिपोर्ट आ रही है कि राजस्थान में जो अगस्त के महीने में बारिश थमी है, इससे ग्वार के क्रॉप के ऊपर इम्पैक्ट आने की बात की जा रही है, चर्चा हो रही है। श्रीपाल जी आप बताइए क्या कंडीशन है ग्वार की खेती का। हेलो जी बोलें। हाँ सर नमस्कार। ग्वार की अभी कंडीशन जो बरानी में लास्ट में जो बिजाई हुई थी उस फसल की हालत जो है वो अभी खराब है। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि लास्ट की बरसातों से लगभग बीकानेर और जैसलमेर जिले का बहुत सा एरिया था बाकी जहाँ पे बरसातें देर से हुई और अच्छी बरसातें हुई, इस वजह से थोड़ा लेट ग्वार का बिजान हुआ। तो वो जो लास्ट में बिजाई हुई थी उसके बाद में उसके ऊपर एक बरसात होना बहुत जरूरी है। तो उसके ऊपर बरसात अभी तक हुई नहीं है। ग्वार का जर्मिनेशन हो गया, लेकिन उसको एक पानी की आवश्यकता ऊपर तुरंत बरानी जमीनों में रहती है ग्वार को बिजाई होने के बाद, तो वो पानी नहीं मिला। अच्छा, तो अगर मान लीजिए एक बारिश हो जाती है तो फिर ठीक हो जाएगा मामला। अगर एक बारिश पूरे राजस्थान में हो जाती है तो ग्वार की और दूसरी सभी फसलों के लिए अच्छा हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा। तो ये बारिश कब तक हो जाए जो अच्छा हो जाएगा? सर बारिश की दरकार तो आज से ही शुरू है, यानी कल से ही शुरू थी या आने वाले दिनों में रहेगी। तो जब भी जितनी जल्दी हो जाती है उतना अच्छा होगा, जितनी लेट होती है उतना नुकसान होता चला जाएगा। अच्छा ओके। दिनेश भट्टर साहब भी हमारे साथ हैं। दिनेश जी आप तो ग्वार को भी ट्रैक करते हैं, आप बताइए सर क्या कंडीशन है इस वक्त क्रॉप की। क्रॉप अभी जो सर खड़ी है वो तो ठीक है। नमस्कार मर्तन पहले जो अभी क्रॉप खड़ी है वो अभी तक तो ठीक है। जो पीछे से 50% बिजी हुई है उसका पौधा अभी छोटा है, उसको पानी के लिए पानी की जरूरत रहेगी। आगे का पानी अभी तक फोरकास्टिंग के हिसाब से मानसून दिख नहीं रहा है। ये बाजार बढ़ने का कारण यही है मेन तो सर। तो बाजार तो बढ़ रहा है कि बाजार बढ़ते बढ़ते घबराता हुआ भी दिखता है, मतलब किसी तो ऊपर में सर। हाँ। उसमें क्या है सर, इसमें मैंने आपको पहले भी कहा था मार्केट बढ़ेगा घटेगा, इसमें तो चलेगा। मानसून के सटे में यही है सर, 200 बढ़ेगा 100 घटेगा, कभी ज्यादा भी घटेगा। वापस मानसून की गति के हिसाब से ही बाजार चलेगा, घटेगा और बढ़ेगा। अगर मानसून अभी नहीं दिख रहा है और मानसून आगे फोरकास्टिंग नहीं दिख रही है तो इसमें अभी बाजार अभी भी घट के भी बढ़ जाएगा सर। इसमें तो ठीक से बढ़ क्यों नहीं पा रहा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। नहीं अभी टाइम पड़ा है ना सर। मानसून 20 अगस्त के बाद 25 अगस्त के बाद में पानी अगर सितंबर में नहीं गिरेगा तो फर्स्ट बढ़ेगा फिर बाद में। अच्छा अभी इंतजार है ना सर। मानसून अभी आगे मानसून आ भी तो सकता है ना। आ भी सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अभी और हम तो उम्मीद करते हैं कि आ ही जाए, क्योंकि कुल मिलाकर बारिश का होना तो सबके लिए अच्छी बात है। अब श्रीपाल जी आप बताइए, ओवरऑल सोइंग तो ठीक है, सोइंग तो अच्छी है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है श्रीपाल जी? संतोषजनक बिजाई इस बार ग्वार की हो चुकी है। हालांकि पिछले साल से कंपेयर करें तो पिछले साल जून और जुलाई दोनों महीनों में खूब बारिश हुई थी। आधे अगस्त के महीने तक लगातार बरसातें हुई थी, तो पिछले साल बिजाई बहुत ज्यादा हुई थी। पिछले साल से तो बिजाई निश्चित रूप से कम है, 20-25% बिजाई कम है पिछले साल से। अच्छा। लेकिन फिर भी एक संतोषजनक स्थिति में जितनी ग्वार की बिजाई इन सालों में हो रही है उस लेवल तक बिजाई हुई है। अच्छा। लेकिन लास्ट में जो अंतिम दौर में जो बरसातें हुई, लास्ट के दिनों में जो बरसातें हुई और उन बरसातों से जो रकबा बिरानी का जो बिजाई हुआ करीब 8-10 लाख हेक्टेयर के आसपास जो लास्ट में बिजाई हुई, वो अभी संकट में है। वो फसल जो ग्वार की है वो अभी संकट में है, उसको अभी पानी की जरूरत है। तो उसके लिए 5-4 दिनों में बरसातें होना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है आगे। बहुत शुक्रिया श्रीपाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिनेश जी आप बने रहें। अब हम बात करते हैं मसालों की। मसालों में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है, मतलब दिन में कई बार मार्केट हरे निशान में आता है, कई बार लाल निशान में लौटता है। हल्दी को आप देख लीजिए, कितनी बार तेजी आई, कितनी बार गिरावट आई। फाइनली मार्केट गिरकर बंद हुआ। टर्मरिक का 3.5% मार्केट गिरा है।
15,476 के स्तर पर। जीरे में भी ऊपर नीचे खूब हुआ है। हमारे साथ एक और एक्सपर्ट हैं इस पर बात करने के लिए, और हमारे साथ इस वक्त धनंजय राजगोर हैं, राजगोर स्पाइसेस के। धनंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या डिमांड है सर अभी मसालों की? क्या फिजिकल की डिमांड कुछ लौटी है, और अगर लौटी है तो मार्केट को ठीक से सपोर्ट क्यों नहीं मिल पा रहा है? नमस्कार मृत्युंजय जी। जीरा हमारे किसानों की मेहनत और समर्पण का प्रतीक है, जो हमारे अपार मेहनत के साथ जीरे को हमारे टेबल तक पहुंचाते हैं। जीरे में पिछले कुछ दिनों से और सप्ताहों की बात करें तो सिर्फ ऊंझा मंडी नहीं बल्कि सभी मंडियों में जीरे की आवकें बिल्कुल अरावल नहीं है। ये बहुत चिंता का विषय है। आने वाले 10 से 15 दिनों के बाद हमारी खुद की डोमेस्टिक ग्राहकी शुरू हो जाएगी। अच्छा। बारिश भी सब जगह कम होगी, तो आने वाले दिनों में तेजी का रुख हमें जरूर देखने मिल सकता है। और कितनी तेजी धनंजय भाई? तेजी तो इतनी आ गई जीरे में। सर इस रेट से देखो, पहले मृत्युंजय जी हम बात करें ना, तो पहले क्वालिटी में बहुत डिफरेंस कम था, एवरेज क्वालिटी और बेस्ट क्वालिटी का। तो वो जो डिफरेंस है ना, अभी वो बढ़ चुका है। एनसी डेट की बात करें तो लास्ट मंथ हम बात करें तो 1,85,000 बैग एनसी डेट पे जीरा था, जो इस महीने हो गया 1,20,000। वो भी एवरेज क्वालिटी है। अच्छा। समझो इंपोर्ट जीरा आएगा वो भी एवरेज क्वालिटी आएगा। तो एवरेज और बेस्ट क्वालिटी का जो डिफरेंस है वो आगे जाके हमें और बड़ा गैप देखने मिलेगा। ओके, ठीक है। हमारे साथ भट्टर साहब भी है। दिनेश जी, आप बताइए सर, फिजिकल मंडियों में क्या हाल है इस वक्त जीरे का? अभी मंडियों में सर निरंतर आमदनी रेगुलर जो आ रही है वही आ रही है। 2,000-2,500 बोरी ऊंझा डेली माल आ रहा है, और छोटी छोटी मंडियों में ज्यादा माल कोई बढ़ के नहीं आ रहा है। फिर भी अभी पिछले 5-7 दिन से डिमांड में थोड़ा सुधार हुआ है। आज भी अच्छे व्यापार है ऊंझा, और डिमांड अगर डोमेस्टिक यहाँ और बढ़ती है तो आगे जाके ये वायदे को भी मंदा नहीं होगा सर, वायदा भी बढ़ेगा इसके कारण। अच्छा, टर्मरिक में क्या हो रहा है धनंजय जी? टर्मरिक में बड़ा ऊपर नीचे मार्केट हो रहा है। सर टर्मरिक के भाव ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। तो लोगों को ऐसा लगा कि अभी डबल हो चुका है तो अभी उसमें रुकना चाहिए, तो वो हिसाब से लोग वापस जीरे टर्मरिक में से निकल के वापस जीरे में आ रहे हैं। मतलब तो जीरे के भाव 4 गुना बढ़ गए तो वहाँ लोगों को नहीं लग रहा है, और टर्मरिक 2 गुने में लगने लगा। सर ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखो अभी जीरे को छोड़ के दूसरी कमोडिटी की बात करें, ग्रीन इलायची है, बड़ी इलायची है, तो उसमें एक दिन में 300 रुपए की तेजी आई है। अच्छा। तो जीरे में 300 रुपए की तेजी तो हमने 6 महीने के अंदर देखी है। और जीरे की जो तेजी है वो तो क्या शॉर्टेज के हिसाब से तेजी आई थी ना, माल की सप्लाई टाइट थी वो हिसाब से। और आने वाले दिनों में जीरे की बिजाई 3 गुनी होगी। तो जो 2 लाख बोरी हर साल जाता था बिजाई के लिए, इस साल करीबन 4 से 5 लाख बोरी जाएगा, तो वो भी शॉर्टेज हमें दिखाई देगी अभी। अच्छा, ओके। तो ओवरऑल स्पाइसेस का मार्केट आपको दिनेश जी फिजिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लग रहा है? फिजिकल में अभी अपने डोमेस्टिक की डिमांड बहुत अच्छी रहती है। हिंदुस्तान की डिमांड कम से कम 40-45 लाख बोरी हिंदुस्तान खाता है। तो डोमेस्टिक की डिमांड क्या है, 2 महीने रहती है, 1 महीने विराम रहती है। अभी फिलहाल जुलाई के अंदर डिमांड कम थी डोमेस्टिक में। वो अगस्त महीना जो अभी 10 तारीख आपको पहले भी बताया था, 10 अगस्त के बाद में डिमांड रेगुलर चलेगी, जो दीपावली तक अच्छी चलेगी। अभी डोमेस्टिक के अंदर सभी सेंटरों में जब वापस डिमांड चालू हुई है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि डिमांड रेगुलर रहेगी, और इतनी सप्लाई पर्याप्त मात्रा में नहीं है बाजार को तोड़कर कोई बेचे। ऐसी अगर स्थिति होती तो बाजार कब का टूट जाता। और इसका जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है ना, ये अभी भी स्ट्रॉन्ग रहेगा सर। अभी कम से कम 15 से 17 लाख बोरी जीरा चाहिएगा। तो इतनी बड़ी सप्लाई लग नहीं रही है कि इसको बाजार को बता सके। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया आप दिनेश जी आपका और धनंजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ओवरऑल मार्केट पर बात करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि आज के मार्केट में आपको करना क्या है। बीरेन जी, क्रूड से शुरुआत करते हैं सर। कच्चे तेल में तेजी का माहौल बनता हुआ दिखा है। एमसीएक्स पर कच्चा तेल 6,940 के ऊपर है, ठीक ठाक तेजी आई है। क्या लगता है सर क्रूड में भी आपको बीरेन जी? ओपेक के सप्लाई कट की अभी असर आ रही है। थोड़ा अफ्रीका में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो नाइजर में कूप हुआ, उसकी भी सप्लाई पे थोड़ी शॉर्टेज है। तो ऐसा लग रहा है कि अभी भी ये मार्केट थोड़ा टाइट होना चाहिए। फॉरवर्ड कर मींस अगले मंथ जो है वो डिस्काउंट में चल रहे हैं, नियर मंथ प्रीमियम में है, तो यहाँ से थोड़ी अपसाइड अभी बाकी है। अच्छा, अपसाइड बाकी है। तो कॉल क्या होनी चाहिए भाविक जी आज के लिए कच्चे तेल में, ट्रेडिंग की कॉल क्रूड में?
देखिए, वैसे भी ओवरस्टेट तो ज़रूर से है, बट फ्यूचर के बदले में ऑप्शन के वायर ट्रेड रिकमेंड करूंगा, क्योंकि फ्यूचर में थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी रहता है, तो ओवरऑल रिस्क भी ज़्यादा रहता है। तो जो 7,000 की कॉल है 17 अगस्त की, जो करीबन अभी 105 106 चल रही है, तो वो बाय कर सकते हैं 60 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रख सकते हैं 180 का। और आज के दिन और कल के दिन 2 दिन की ये कॉल रहेगी। अच्छा ठीक है, तो ये रहा आपकी हो गई क्रूड पे। अब आते हैं गोल्ड पे। गोल्ड का मार्केट बड़ा रेंज में है, दबाव महसूस करता हुआ दिख रहा है। 59,161 का लेवल है एमसीएक्स पर गोल्ड का। गोल्ड पर आपका कमेंट वीरेन जी, क्या करना चाहिए गोल्ड में? काफी सीमित, आपका कहना सही है, काफी सीमित दायरे का बाजार है यहाँ। 59,500 के आसपास शॉर्ट साइड की पोजीशन ले सकते हैं। 59,750 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। डाउन साइड में 58,959 का टारगेट रख सकते हैं। 2-3 दिन का नजरिया है ये। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है रोहित का, राजस्थान से। पूछिए रोहित जी। जी सर, नमस्ते सर जी। नमस्ते, पूछिए। सर मैंने सिल्वर बाय कर रखी है 73,000 पे, क्या करूँ? 73,000 पे सिल्वर में आपने बाइंग की है? जी सर। ओके, मार्केट नीचे है, क्या करें बीरेन जी? नॉर्मली सिल्वर में 3% से ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहिए। फिर भी उनका ट्रेड अगर है तो अपसाइड में वो 71,500 या 72,500 के आसपास निकल सकते हैं। थोड़ा बाउंस शायद आ सकता है। आज सीपीआई डेटा है, उसका अगर कोई सपोर्ट मिला तो प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से 69,900 का रख देना चाहिए, क्योंकि टेक्निकली चार्ट काफी कमजोर है इसके। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई चांदी पर। इस पर आप नज़र रखिए कि इसमें आपको करना क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मेटल की, बेस मेटल की। मेटल में कॉपर खास करके आज आपको कैसा लग रहा है भाविक जी? कॉपर में क्या करें? देखिए, कॉपर में अभी भी 718 का अगर देखें तो एक सपोर्ट बन के आ रहा है। आई थिंक जब तक 718 के सपोर्ट नहीं ब्रेक करता तब तक मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 720 से 760 के बीच में ही ट्रेड करेगा। और क्योंकि ये लोअर एंड ऑफ द रेंज के पे ट्रेड कर रहा है, तो एक बार यहाँ से ही मैं लॉन्ग की रिकमेंडेशन करूंगा 724 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रख सकते हैं 745 का। ओके ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कॉलर हमारे साथ अविनाश हैं मुरादाबाद से। पूछिए अविनाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर हमारी एक लॉट क्रूड ऑयल सेल है 6550 में। 6550 में? तो सर क्या स्टॉप लॉस लगा दो? मार्केट नीचे डाउन कहाँ तक आ सकता है और ऊपर में कहाँ तक जा सकता है? बताइए भाभी जी। देखिए, अभी फिलहाल तो मुझे सबसे नजदीक का तो टारगेट 7,000 का ही लग रहा है, और अगर उसके ऊपर जब चला जाएगा तो 7,200 तक के बीच आ सकता है। तो मैं एक रिकमेंड करूंगा कि आप 7,005 का या 7,010 का स्टॉप लॉस रख दीजिए। और अगर नीचे भी अगर आता है तो मुझे लग रहा है कि 6,700 से 66 के बीच में ही आ सकता है। उसके नीचे अभी संभावना नहीं है। तो नीचे 6,700 का रेट रखिए और ऊपर 7,005 का स्टॉप लॉस रखिए। ओके, तो ये राय आपकी हो गई कच्चे तेल पर। इस पर आप नज़र रखिए। 6,930 का लेवल है इस वक्त एमसीएक्स पर क्रूड का। करीब करीब 1.5% के आसपास की तेज़ी क्रूड की कीमतों में इस वक्त दिख रही है। लेकिन नेचुरल गैस में भी अच्छी तेज़ी है, करीब करीब 0.5% ऊपर है दाम, 242 के ऊपर। क्या करें बीरेन जी एनजी में? एनजी में थोड़ा का स्वभाव से, बट मैं 250 के आसपास, 248 250 के आसपास मैं शॉर्ट जाना प्रेफर करूंगा। 258 का स्टॉप लॉस रहेगा। डाउन साइड ऑब्जेक्टिव हम 230 232 रख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है अमित का, नासिक से। पूछिए अमित जी। मैंने सिल्वर माइक्रो के 4 लॉट खरीद के रखे हैं 74,050 के एवरेज से। तो अभी कब तक मुझे होल्ड करना पड़ेगा और आज इंट्राडे में क्या पोजीशन हो सकती है? क्या करना चाहिए भाविक जी? देखिए, इंट्राडे में तो अभी भी नेगेटिव ही लग रहा है। आई थिंक कल जो यूएस के महंगाई के आंकड़े आने वाले, उससे पहले तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई रिकवरी हो सकती है। और कल अगर महंगाई के आंकड़े एक्सपेक्टेशन से कम आते हैं तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट सिल्वर आउट परफॉर्म कर सकता है। अभी भी एटलीस्ट नीचे मुझे लग रहा है 69,000 तक जगह है। तो अगर आप एवरेज कर सकते हैं या आपको अगर आप स्टॉप लॉस रखना है तो 69,000 का रखिए। और अगर अच्छा डेटा आता है, मुझे लग रहा है 72,500 तक एक उछाल मिल सकता है, तो वहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो। ठीक है,
तो इस पर आप नज़र रखिए। 137 रुपये सिल्वर माइक्रो नीचे है, 70,255 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। अच्छा, एग्री में बीरेन जी आपका क्या व्यू है ग्वार के ऊपर? ग्वार में तेज़ी इस हफ्ते बनी है, मंडे को भी दाम बढ़े, ट्यूसडे को थोड़ी गिरावट आई, लेकिन आज फिर दाम बढ़े। क्या करें ग्वार में 6,150 के आसपास? ऊपरी स्तरों से मेरे हिसाब से 6250 6300 के आसपास मैं शॉर्ट जाना प्रेफर करूंगा। वैसे इसकी रेंज 57-62 के हिसाब से है, तो यहाँ से मुझे अपसाइड की तुलना में डाउन साइड थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। डाउन साइड लगने की वजह कोई बीरेन जी? बेसिकली फिजिकल डिमांड थोड़ी कम है। ये जो तेजी है वो उम्मीद की तेजी है, और जब उम्मीद की तेजी होती है तो ब्याज बदला ज्यादा रहता है। अभी का जो ब्याज बदला है 70-80 रुपये का, 100% ब्याज हो गया, तो जिसमें ज्यादा ब्याज होता है मीन्स 15% प्लस, तो उसमें मेरा थोड़ा तेजी को चेज करने में मन कम। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉलर सोनू है, पूछिए। सर नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए। सर मुझे वीरेन जी से पूछना है, 7600 रुपये पर सर धनिया लॉन्ग किया सितंबर का, 10 दिन का भी चाहिए सर। 7600 पे धनिया लॉन्ग किया सर, कोरिएंडर। अच्छा, कोरिएंडर, ठीक है। वीरेन जी क्या करना चाहिए इनको? काफी वोलेटाइल है ये। 13,000 से गिर के 6,000 के नीचे भी गई थी, अब वापस 7,7800 है। इसकी फेयर वैल्यू देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये 8400 8500 तक जानी चाहिए। कंपेयर टू दूसरी स्पाइसेस की तुलना में ये बेहद सस्ती है, तो इसमें वैल्यू बाइंग शायद आएगा। एक्सपोर्ट भी इसकी काफी अच्छी। अच्छा, ठीक है, इस पर आप नज़र रखिए। 7,630 ये क्लोजिंग प्राइस है कोरिएंडर का। नेक्स्ट सवाल मिस्टर मुखर्जी हैं हमारे साथ, पूछिए। मिस्टर मुखर्जी सुन पा रहे हैं आप? आपको आवाज आ रही है? मुखर्जी आपको आवाज आ रही है? हेलो जी जी बोलें, पूछें। अब कुछ एएनजी पर हम पूछना चाह रहे हैं, आज के लिए क्या ट्रेड है? आज के लिए नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए? ठीक है, अच्छी तेजी है आज के लिए। कोई ट्रेड भावेगी आपके पास एनजी में? देखिए ऑलरेडी आज काफ़ी रटअप हमने देख चुके हैं, और 2 दिन से हम देख रहे हैं कि जो वेदर फोरकास्ट है वो गर्मी का आ रहा है, तो उसकी वजह से एनजी में एक अच्छा रनअप आ चुका है। मुझे लग रहा है कि 250 तक जा सकता है, बट वहाँ से एक बार प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर से आ सकती है। तो मैं वेट करना चाहूँगा कि अगर फ्यूचर में 245 से 250 के बीच में आता है तो एक बार 240 का पुट ले ले, जो अभी 10 रुपये के करीब चल रहा है। उसके 11.5 का या 12 रुपये का टारगेट रख सकते हैं और 9 रुपये का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो एक बार वेट कीजिए 248 के करीब फ्यूचर में, उसके बाद 240 का पुट ले सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ऑप्शन के जरिए आपको ट्रेड के लिए बता रहे हैं भाविक जी, इस पे आप नज़र रखिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब टर्मरिक में जिस तरह का उठापटक का माहौल है बीरेन जी, बहुत ज़्यादा उठापटक है मार्केट में, तो टर्मरिक में अभी आपकी राय क्या होगी ट्रेडर के लिए? इसका फिजिकल से जो नेक्स्ट अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट है वो काफी ऊंचा है, मींस वो यहाँ भी वो ऊंचे ब्याज बदले वाली स्थिति है, तो हेजर की सप्लाई शायद आती रहेगी। ऊपरी स्तरों से इसमें डिस्ट्रीब्यूशन यानी कोई इन्फॉर्म ट्रेडर की बिकवाली दिख रही है, ये चार्ट पैटर्न या प्राइस बिहेवियर को देखते हुए। तो यहाँ भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इस लेवल से मैं प्रॉफिट बुकिंग टाइप का मेरा थोड़ा ऐसा है कि भाई जिसको भी प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है उसको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। नहीं, प्रॉफिट तो जिनको मान लीजिए बाइंग में प्रॉफिट हो रहा है वो तो बुक करना चाहिए, लेकिन जो नया प्रॉफिट लेना चाहते हैं क्या उनको शॉर्ट करना चाहिए बीरेन जी? मैं प्रेफर करूंगा शॉर्ट साइड का, विद रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से स्टॉप लॉस रख के। बताइए ना सर, क्या स्टॉप लॉस, क्या टारगेट बीरेन जी? जो लास्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट है दिसंबर का, वो 1800-500 के आसपास शॉर्ट किया जा सकता है। 20,000 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। डाउन साइड में टेंटेटिवली 15,700 16,000 रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कॉलर जिगर ठक्कर हैं गुजरात से, पूछिए ठक्कर साहब। सर जी, इंट्राडे में गोल्ड में क्या करे, भाविक जी से सवाल है। इंट्राडे में गोल्ड में क्या करना चाहिए भाविक जी बताइए। आज के लिए, आज शाम के लिए क्या करें सोने में?
देखिए ट्रेंड तो वीक है, तो आई थिंक मैं प्रेफर करूंगा सेल साइड ही जाना चाहिए। अराउंड 59,300 के करीब जो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट है वो आप शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रख सकते हैं 59,420 का, और नीचे का टारगेट रख सकते हैं 59,100 का। तो एक बार 300 के करीब आता है तो 420 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया भाविक जी आपका और वीरेन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अब आपको बताते हैं कि एथेनॉल प्राइसिंग और चीनी की कीमतों को लेकर इस्मा के प्रेसिडेंट ने क्या कहा है, उनसे बातचीत की है जी बिजनेस संवाददाता अमरीश पांडे ने। आइए आपको सुनाते हैं। कंजम्पशन की बात को लेकर कई बार सरकार को चिट्ठी भी लिख चुके हैं कि इथेनॉल के जो प्राइसेस हैं उसको थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत है। उस पर अभी तक क्या डेवलपमेंट है? जहाँ तक सरकार ने जैसे टारगेट रखा है उसके लिए करीब करीब शुगर मिलों से हमको 800 करोड़ लीटर की आवश्यकता होगी उस टारगेट को पूरा करने के लिए। करंटली आज के दिन में जो शुगर मिल से सप्लाई है वो करीब करीब 400 करोड़ लीटर है। तो 400 करोड़ से 800 करोड़ लीटर हमें अगर पहुंचना है तो उसके लिए नई फैक्ट्रियों का लगना आवश्यक है। तो नई कैपेसिटी को लगाने के लिए हमने सरकार से रिक्वेस्ट की है कि अगर हमें डबल अपनी कैपेसिटी करनी है, जिसके तहत हमको 17,500 करोड़ का कैपेक्स की आवश्यकता होगी। तो नए कैपेक्स को लगाने के लिए एक ROI रखने के लिए सरकार को हमने रिक्वेस्ट किया कि जो प्राइस का रिवीजन इंपॉर्टेंट है ताकि समय से फैक्ट्रियाँ लग सकें और हम सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पूरा कर सकें। आपको लगता है कि देश में पर्याप्त स्टॉक है? क्या दाम नहीं बढ़ेंगे? इस तरह के कोई आश्वासन हमको इस्मा से या शुगर इंडस्ट्री से मिल सकता है? जहाँ तक स्टॉक का सवाल है, हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है और इस्मा का हमेशा लक्ष्य रहा है कि पहले हम अपने कंज्यूमर का ध्यान रखते हैं, उसके बाद हम एथनॉल प्रोग्राम और जो हमारे पास सरप्लस क्वांटिटी होगी उसी के लिए हम एक्सपोर्ट के लिए सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे। तो जहाँ तक पर्याप्त चीनी का सवाल है, हमें नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई स्टॉक में कमी है और हमारे पास पर्याप्त स्टॉक इस साल के लिए भी है। और अगले साल के जो प्रिलिमिनरी डेटा हमने देखे हैं उसके हिसाब से भी डाइवर्जन ऑफ एथनॉल के बाद 317 लाख टन हमारे पास चीनी होगी और हमारा कंजम्पशन 275 लाख टन है। तो पर्याप्त मात्रा में चीनी की उपलब्धता देश में रहेगी। तो चीनी की सप्लाई को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, ये भरोसा दे रहे हैं इस्मा के प्रेसिडेंट। चलिए, तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।